जापान में हर साल लाखों लोग एकदम से गायब हो जाते हैं। सुनने में बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। सुबह सवेरे लोग अपने ऑफिस के लिए घरों से निकलते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आ पाते। कोई अपने छोटे बच्चों को छोड़ के चला जाता है तो कोई अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। तहकीकात करने पर इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। सरकारी रिकॉर्ड्स में भी इनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। न इनके घर वालों के पास कोई जवाब होता है और न ही इनके दफ्तर में किसी को कोई जानकारी होती है और न ही सरकार इनका कुछ पता लगा पाती है। और ऐसा हो रहा है पिछले 20 से 30 सालों से। आइए जानते हैं आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जा कहां रहे हैं। गायब हुए इन लोगों की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और शुरुआत करते हैं 1980 से। इस समय जापान का दबदबा टेक्नोलॉजी के रीजन में बढ़ने लगा था और पूरी दुनिया उसे एक नई इकोनॉमिक पावर के रूप में ग्रो होते हुए देख रही थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरा देश सुपर पावर बन सकता है तो वो जापान ही है। जैसा कि आज के समय में लोग चीन के बारे में बात करते हैं। इतना ही नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में जापान के बारे में अखबारों से लेकर मीडिया चैनल्स तक में बातें चलने लगी थी। जापान की इस पॉलिसी को इकोनॉमिक पर्ल हार्बर कहा जाने लगा था और ये भी कि जापान एक दिन पूरे अमेरिका को ही खरीद लेगा और इस इकोनॉमिक बूस्ट को कहा गया जापानीज मिरेकल। उस समय जापान ने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जिसने उसे बहुत जल्दी और बेहतर ग्रोथ देना स्टार्ट कर दिया। दरअसल जापानी सरकार ने वहां के बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉइंट के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करने की शुरुआत कर दी और यही से शुरू होता है एक कंपटीशन और एक दौड़। और ये कंपटीशन कंपनीज के बीच में नहीं थी, बल्कि जापान के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बीच थी, जहाँ लोग सिर्फ बेस्ट बनना चाहते थे, बेस्ट अपने काम में और पढ़ाई में, क्योंकि जापान की उस उभरती हुई इकोनॉमी में मीडियोकर लोगों की जगह लगभग ना के बराबर थी। बड़ी बड़ी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के बीच डिमांड थी तो बस टॉप क्लास क्रीम की, जो अपने काम में एक्सपर्ट हो। अब जो लोग बीच में और निचले लेवल पर रह जाते हैं उनके लिए बस थी छोटी मोटी नौकरी, जिसके लिए उनकी इतनी हाई क्लास एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और यही कारण बना एक बड़े चैलेंज का, जिसने आज के समय में जापान की लगभग 15% आबादी को अपनी चपेट में ले लिया है और हर कोई परेशान है इससे बाहर कैसे निकला जाए। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन जापान। तो जैसा कि हमने आपको बताया, टॉप क्रीमी लेयर वाले ब्राइट लोगों को जॉब मिलने लगी, लेकिन लोअर और मिडिल यानी कि जो लोग पढ़ाई और स्किल्स के मामले में थोड़े कमजोर थे, उन्हें अपनी मनचाही जॉब्स नहीं मिल पाई। अब इन बचे हुए लोगों ने बाकी नौकरियां करने की सोची तो और वो करने भी लगे। कोई ट्रेन स्टेशन पर काम करने लगा तो कोई किसी रेस्टोरेंट में, कोई बस कंडक्टर की जॉब करने लगा तो कोई अपनी छोटी सी दुकान खड़ी करने लगा। जापान की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी और 90s तक आते आते जापान में करीब 12 करोड़ लोग हो गए थे और हर साल जापानी यूनिवर्सिटी से नए लोग ग्रेजुएट होकर भी आने लगे थे। ऐसे हुआ ये कि इन मीडियोकर और फेल्ड कैंडिडेट्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बेरोजगारी रेट भी बढ़ने लगा। इसके साथ एक और चीज जो बढ़ने लगी थी वो लोगों में डिप्रेशन और सोसाइटी के लिए नेगेटिविटी। आपको शायद ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इतने मास स्केल पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम पैदा होने को सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं बताते। यहीं से शुरू होता है एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म, जिसे जापानी भाषा में हिकिकोमोरी कहा जाता है। और यही हिकिकोमोरी का कल्चर वजह बन रहा है इतने बड़े स्केल पर लोगों के गायब होने का, जिसके बारे में हम आपको वीडियो के इस सेक्शन में बताते हैं। व्हाट इज हिकिकोमोरी? जिस मिडिल क्लास की बात हम अभी तक कर रहे थे, वही आज के समय में फेलियर टैग लेकर घूम रहे हैं, जिनके पास आज ना कोई जॉब है, ना उनकी शादी हो रही है, ना कोई आज सोसाइटी में उन्हें कोई पूछ रहा है। ये लोग आज ना किसी से मिलते हैं, ना कहीं सोशल फंक्शन में जाते हैं, ना कोई सोशल मीडिया चलाते हैं, ना अपने घर से बाहर निकलते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग पूरी तरह से सोशल और साइकोलॉजिकल कट ऑफ कर चुके हैं। हाई ग्रेड डिप्रेशन, अकेलापन और नेगेटिविटी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों की पॉपुलेशन आज जापान में करीब 15% है और ये लोग कहलाते हैं द लॉस्ट जनरेशन। और आज के समय में इन लोगों की बात करें तो जापान के 15% लोग इस लॉस्ट जनरेशन में जी रहे हैं, जो कि करीब 2 करोड़ लोग हैं। सुनकर आपको जरूर धक्का लगा होगा कि इतने बड़े लोगों की पॉपुलेशन कैसे डिप्रेशन की जिंदगी जी रही है। और जब आखिर में इनको जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं दिखता तो ये लोग अपना लेते हैं इस हिकिकोमोरी के कल्चर को, अचानक बिना किसी को बताए गायब हो जाते हैं अपने बाकी बचे सोशल ग्रुप को छोड़कर। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोग अपने भरे जीवन को छोड़कर साधु बन जाते हैं और पहाड़ों पर या दूसरे आश्रमों में जाकर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जापान में इन लोगों के गायब होने के बाद की जिंदगी का किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। फिर ये लोग इसके बाद जाते कहाँ हैं? अनकवरिंग द हिकिकोमोरी लाइफ। अच्छा, आपको यहाँ एक बात साफ कर दे कि इस कल्चर को हिकिकोमोरी कहते हैं और इन लोगों को कहा जाता है जोहात्सु। देखा गया है कि इन लोगों की इनकी लाइफ से उठाकर एक दूसरी जिंदगी देने के लिए जापान में कई सारी कंपनीज काम कर रही है।
और इन्हीं में से एक कंपनी का नाम है नाइट मूविंग सर्विसेज। ये कंपनियां इन लोगों की मदद करती है उनके लिए एक नई लाइफ सेटअप करने के लिए, और ये पूरा प्रोसेस इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से अंजाम दिया जाता है कि बाद में इनको इनके घर वाले तो क्या, इनकी सरकार और खुफिया एजेंसीज भी ढूंढ नहीं पाते। इस काम के लिए सर्विसेज वाले एक भारी भरकम रकम चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि इस नाइट मूविंग कंपनी को सेटअप करने वाली उनकी खुद की फाउंडर पिछले 17 सालों से गायब है। जुआत्सु बनने के बाद ये लोग अकेले रहने लगते हैं, दूसरे शहरों में जाकर रहने लगते हैं, खुद को महीनों महीनों के लिए कमरों में बंद कर लेते हैं और अपनी जान पहचान वाले लोगों से पूरी तरह कट हो जाते हैं। टाइम पास के लिए पूरे दिन टीवी देखना और इंटरनेट पर सर्फिंग करना इनकी डेली लाइफ बनकर रह जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। अब ये बात भी जानना जरूरी हो जाता है कि इससे जापान पर क्या फर्क पड़ रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे हम इस सेक्शन में। कंसीक्वेंसेस ऑफ हिकिकोमोरी। ये ट्रेंड अब जापान में यूथ्स के बीच भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जिसका देश और जापानीज सोसाइटी पर बुरा असर दिखता है, क्योंकि जिस तरह इतने ज्यादा नंबर में यूथ्स जो हात्सु बन रहे हैं तो वो शादी भी नहीं करना पसंद करते। आप लोग जानते ही होंगे आज के समय में जापान को बूढ़ा देश कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में जापान के 41% पॉपुलेशन 55 साल की उम्र से ज्यादा है और 45% पॉपुलेशन 25 से 54 के उम्र के बीच रहती है, जिसका मतलब कि यहाँ बूढ़े लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है और वर्किंग पॉपुलेशन की कमी है। इसके ऊपर अगर नई जनरेशन जो हात्सु बनना शुरू कर देगी तो जापानी सोसाइटी पर बुरा असर देखने को मिलेगा। इसके पीछे कई वजहें बताई जाती है, जैसे अगर मान लो किसी को अपनी पत्नी या पति से तलाक लेना होता है तो वो लीगल प्रोसेस से जाने से बढ़िया जुआत्सु बनना पसंद करते हैं। ऐसे कोई कर्जदार हो चुका होता है तो वो भी जुआत्सु बन जाता है। अब इतना सब तो आपने जान ही लिया, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार इस पूरे कल्चर के लिए क्या कर रही है। हिकिकोमोरी को जानने के बाद अब एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि इस पूरे कल्चर को फैलने के लिए कहीं ना कहीं जापानी लोगों की सोच भी बहुत बड़ा फैक्टर रही है। इसे कुछ ऐसे समझिए, जापान में बचपन से लेकर जवानी तक लोगों पर कई तरह के कड़े डिसिप्लिन फॉलो करने का प्रेशर बनाया जाता है। अब जो लोग इस प्रेशर को सहन करना सीख गए वो जापान के टॉप क्लास एजुकेटेड क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, और जो इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाते वो खुद को फ्लॉप घोषित कर देते हैं। लेकिन अब बचे वो लोग जो इन दोनों के बीच में पड़ते हैं, यानी मीडियोकर्स या फिर कहें आम लोग। साधारण लोग जो पढ़ाई में तो थोड़े ठीक ठाक ही हैं, काम भी ठीक ठाक ही आता है, तो इन ठीक ठाक कैटेगरी वाले लोगों को सोसाइटी में शायद वो जगह नहीं मिल पाती जो ये चाहते हैं, और यही चीज अल्टीमेट कारण बनता है डिप्रेशन और सुसाइड का। हालांकि ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम और सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइज करवाती रहती है ताकि इनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जोड़ के रखा जाए। इसके दूसरी तरफ ये बात जाने कि दुनिया में और कहां ऐसा कल्चर फॉलो किया जाता है, तो जापान के अलावा हिकिकोमोरी अमेरिका, ब्रिटेन, ओमान, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्वीडन, साउथ कोरिया, फ्रांस और इंडिया में भी फॉलो किया जाने लगा है। इन देशों में भी लोग इस हिकिकोमोरी को फॉलो करने लगे हैं, जो कि शायद आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी जापान में गायब हुए लोगों की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहरहाल ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें।